हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि कैपिटल गेन्स की बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या होती है। चार्जेबिलिटी होती है कैपिटल एसेट होनी चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। और कैपिटल एसेट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि क्या क्या कैपिटल एसेट होती हैं और क्या नहीं होती हैं। और फिर ट्रांसफर की भी डेफिनेशन हमने देखी थी जिसमें सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, कन्वर्जन और मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, इनको भी ट्रांसफर कहा जाता है। और कैपिटल एसेट और ट्रांसफर ये दोनों अगर होंगे तो हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा अगली क्लास में कि गेन्स, कैपिटल गेन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कैसे पता चले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है? उसके लिए हमें अपनी एसेट का टाइप बताना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। कैसे पता चले कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग से, पीओएच कैसे पता चलेगी? डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक ये जो पीरियड है, ये पीरियड कितना होना चाहिए? ये पीरियड एसेट की टाइप पे डिपेंड करता है कितना होना चाहिए। एसेट को तीन कैटेगरी में, टाइप पीरियड में तीन कैटेगरी डाला है। पहला 12 मंथ्स, ये पहला 12 मंथ्स। 12 मंथ्स किसके लिए है? सिर्फ तीन तरह के एसेट के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और तीसरी जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन तीन एसेट्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स कट ऑफ रखा है, यानी उनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 मंथ से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 12 मंथ से कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। दूसरी कैटेगरी 24 महीने की। 24 महीने के लिए दो तरह की एसेट है, पहली लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। यानी कि इन दोनों एसेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग जो चेक की जाएगी वो 24 महीने चेक की जाएगी। अगर 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर 24 महीने से कम है या 24 महीने एग्जैक्ट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तीसरा 36 महीने। बाकी सारी एसेट्स के लिए 36 महीने यानी 3 साल काउंट किए जाएंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग में। अगर 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म और अगर 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 50 पे आ जाओ। पेज नंबर 50 पे cost of acquisition shall be indexed if capital asset is long term capital asset। यानी कि आपको अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करना होगा, उसको इंडेक्सेशन देना होगा अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? वो हमने अभी रिवाइज किया है, यानी अब पता चल गया कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स्ड कैसे करते हैं? इंडेक्स्ड मतलब होता है, अगर उसका मीनिंग बताऊं, इंडेक्सेशन मींस उसकी कॉस्ट को जो कि बहुत पुरानी थी उसको आज की डेट पे लेके आना, आज की वैल्यू पे लेके आना थ्रू इन्फ्लेशन मेथड। जैसे जसकरण हमने वो एग्जांपल करा था ना कि जिसमें 1970 में मकान खरीदा था बहुत पुराना और अब बेचा जाके। हाँ जी सर। तो ऐसे में उसका टैक्स तो बहुत ज्यादा बन रहा था कि सेल कंसिडरेशन निकल के आई थी कितनी, 2 करोड़, और कॉस्ट थी उसकी मात्र 5 लाख। तो बंदा कोई 1 करोड़ 95 लाख पे थोड़ी ना देता रहेगा टैक्स।
इस 5 लाख को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना कह के इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, यानी ई कोआ। कोआ सिर्फ शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए ई कोआ होगा। इंडेक्स्ड करेंगे, उसको इंडेक्स कैसे करेंगे? कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, यानी जिस साल ट्रांसफर करी वो वाले साल का इंडेक्स, और डिनोमिनेटर में इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, एक्विजिशन ईयर, यानी जिस साल परचेज करी या एक्वायर करी उस साल का इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होते हैं? ये इंडेक्स होते हैं, नीचे देखो आप, ओहो, नीचे पेज नंबर 50 में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं, CII। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, याद करने की जरूरत नहीं। हर साल का एक इंडेक्स नंबर होता है, तो आपको अपनी कॉस्ट को इंडेक्स करना है। इस एग्जांपल में मेरी कॉस्ट थी 5 लाख और इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, सपोज हमने 18-19 में बेचा है, तो उसका इंडेक्स कितना है? 280। 280 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और खरीदी कब थी? कब खरीदी थी? 70 में, 1970। और यहां 2001-2 से पिछला है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे केस में आपको पढ़ना होगा पॉइंट नंबर 7 एक मिनट, हाँ नहीं 7 नहीं है, 9 अरे यहाँ नहीं लिखा मैंने, एक मिनट, ये रहा 9, पॉइंट नंबर 9 देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट परचेज्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले की अगर आपने एसेट परचेज करी है, तो असेसी हैज एन ऑप्शन टू टेक आइदर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो की थी हमारी 5 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो ले लो, वो क्वेश्चन में आपको दी होगी। तो हम अपने एग्जाम्पल में एक और चीज लिख लेते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को हो गई थी 12 लाख की। तो अब ऐसे में असेसी को ऑप्शन दिया है कि वो कॉस्ट को 5 लाख ले ले या 12 लाख ले ले, उसकी मर्जी। और डिनोमिनेटर में क्या लिया जाएगा? डिनोमिनेटर में लिया जाएगा बिल्कुल पहला वाला इंडेक्स, यानी कि 2000-2001 का, जो कि है 100। सर एक बार पॉइंट दोबारा समझाना। ऑफ फर्स्ट ईयर, एक मिनट समझाता हूं। देखो, हमने एसेट कब खरीदी थी? वो खरीदी थी 1970 में, ठीक है। सरकार कहती है कि 1970 का इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास कब का है? हमारे पास है 2000-2001 का। तो 1-2 से शुरू है ना, 1-2 का हमारे पास शुरू कब से है? वो है हमारे पास 1-2 के। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी उस एसेट की जो आपने खरीदी थी, या तो उसकी मार्केट वैल्यू यहां तक ले आओ 1 अप्रैल 2001 तक, वो ले लो, या आपने जितने की खरीदी 5 लाख की, या वो ले लो। यानी यहां पर कॉस्ट की जगह में या तो 5 लाख रख लो या 12 लाख रख लो, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ऑप्शन है आपको। और इंडेक्स में न्यूमरेटर में तो ट्रांसफर ईयर आएगा कि जिस साल बेची वो होगा 18-19, और न्यूमरेटर में फर्स्ट ईयर का ही, क्योंकि हम अपनी उस एसेट को अब फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू पे लेके आ गए हैं,
तो 1-2 का इंडेक्स यानी फर्स्ट ईयर का इंडेक्स आ जाएगा जो कि है 100। अब मुझे ये बताओ 5 लाख लेने में समझदारी है या 12 लाख लेने में? जसकरण, हाँ जी सर। 5 लाख लेने में समझदारी है या 12 लाख लेने में? सर 5 में। अगर तू 5 ले लेगा तो तेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होने से तेरा कैपिटल गेन ज्यादा आएगा, और कैपिटल गेन ज्यादा आएगा तो तुझे सरकार को टैक्स भी ज्यादा देने पड़ेगा। मैं जानता हूं तू सच्चा देशभक्त है। हाँ 12 लेंगे सर फिर हम। अच्छा ठीक, अब ठीक। सच्चा देशभक्त चाहे हो, उतनी देशभक्ति किसी में नहीं होगी कि सरकार ऑप्शन दे रही है कि कम टैक्स दे लो, फिर भी जिद पे अड़ाओ, नहीं मैं तो ज्यादा दूंगा, मैं तो ज्यादा दूंगा। ऐसा कोई नहीं होता। तो वो वही लेगा जो कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो कॉस्ट। लेकिन इंडेक्स में न्यूमरेटर में ट्रांसफर ईयर का आएगा यानी कि 2018-19, और न्यूमरेटर में आता है परचेज ईयर का। परचेज ईयर था 1970, तो वो मेरे पास है नहीं, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा यानी कि 2001-2 का। सबको क्लियर हुआ? किसको समझ नहीं आया? हो गया सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं। तो यानी कि इसकी फिर इकोआ वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी इंडेक्स्ड वैल्यू हो जाएगी फिर 12 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 280, 33,60,000। 2 करोड़ में से 33,60,000 माइनस किए जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी 1,66,40,000। इस 1,66,40,000 की उसकी कैपिटल गेन इनकम, वो इसके ऊपर टैक्स देगा। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, benefit of indexation shall not apply to LTCG on transfer of bonds और debentures। यानी कि ये जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का, ये बेनिफिट किसको मिलता है? हर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को। शॉर्ट टर्म को ये बेनिफिट इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा, उसके सेल में से कोआ माइनस होगा। और अगर मेरी एसेट लॉन्ग टर्म है तो उसकी सेल में से ई कोआ माइनस होगा, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट। अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं तो उसको इंडेक्स्ड नहीं करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही क्यों ना हो, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इन दोनों बॉन्ड्स को छूट दी है, बाकी कोई भी बॉन्ड्स हो, कोई भी डिबेंचर्स हो, उनको इंडेक्सेशन नहीं देंगे, नहीं करेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो। यानी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में सेल में से कोआ ही माइनस होगा, इकोआ नहीं करेंगे। ठीक। थर्ड, cost of improvement shall also be indexed if capital asset is long term capital asset। यानी कि इस मकान पे जो हमने 2003-4 में अगर हमने फर्स्ट फ्लोर भी बनाया था, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करी थी, तो उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैं बताऊंगा अभी। मुझ तक वैसे आपने कहा था या आवाज नहीं आई मुझे? ये टेक्स्ट ऐसी किया है हमेशा।
शायद आवाज नहीं आ रही। लेट मी चेक। मेरी तरफ से सारे अनम्यूट हैं, आपके वहां से कोई प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, इसका मैं बताऊंगा, अलग से स्लैब होता है बाद में। हाँ जी, तो मेरे इस एग्जाम्पल पे आते हैं वापस कि कॉस्ट को तो मैंने इंडेक्स कर दिया। अब 2004-5 में इस फ्लैट पे फर्स्ट फ्लोर बनाया गया था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर बनाया था, कंस्ट्रक्शन करी थी 2004-5 में, और उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। तो भाई हमने ऊपर पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि कैपिटल गेन निकालते वक्त सेल कंसिडरेशन की कॉस्ट भी माइनस होती है और जो इंप्रूवमेंट करी वो भी माइनस होती है। लेकिन अब ये एसेट लॉन्ग टर्म है, तो हमने कॉस्ट को इंडेक्स किया है, तो हम इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को भी इंडेक्स करेंगे, यानी इसमें से कोई माइनस ना होके कोई माइनस होगी, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को किस तरीके से करेंगे? सेम जैसे एक्विजिशन को इंडेक्स किया था, यानी मैंने कितने की इंप्रूवमेंट खर्चा करा मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाने पे, वो करा 5 लाख, अपॉन में जिस साल बेचा ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स यानी 280, और डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। इंप्रूवमेंट ईयर यानी कि 4-5, वो है 113, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, जिस साल मैंने इंप्रूवमेंट करी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये यस सर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 113 इंटू 280, 12,938। तो अब मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ माइनस 33,60,000 माइनस 1,238,938, 1,54,01,062। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? यानी कि इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करेंगे और कॉस्ट को भी, एक्विजिशन कॉस्ट को भी इंडेक्स करेंगे अगर एसेट लॉन्ग टर्म है। चलिए अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे। थर्ड की कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड अपॉन में इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, और डिनोमिनेटर में इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट परचेज, और इसको ऑब्लिक करके लिख लो इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। यानी अगर इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट ईयर का, और अगर मैं कॉस्ट का इंडेक्स कर रहा हूं तो परचेज ईयर का। अगर मेरी एसेट शॉर्ट टर्म है और उसमें मैंने कोई इंप्रूवमेंट करी है तो उसकी कॉस्ट आएगी, इंडेक्सेशन मैं नहीं करूंगा शॉर्ट टर्म में। यानी अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है पीरियड ऑफ होल्डिंग के अकॉर्डिंगली, तो उसकी सेल कंसिडरेशन में से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी, उसको इंडेक्स नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगी, उसको इंडेक्स नहीं करेंगे। माइनस करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा।
अब आता है मेरा फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड शुड बी इनकर्ड होनली फॉर ट्रांसफर ओनली। इसके साथ में लिख लो ब्रोकरेज या कमीशन, यानी अगर कोई आपने बेचते हुए ब्रोकरेज या कमीशन दी है तो उसको माइनस किया जाएगा। फिफ्थ, सेल कंसिडरेशन मींस अमाउंट रिसीव्ड इन केस ऑफ सेल। इन केस ऑफ एक्सचेंज फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी द कंसीडर्ड एज सेल कंसिडरेशन। यानी आपने एक एसेट को बेच के दूसरी एसेट ले ली, पैसे नहीं लिए, तो जो दूसरी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही सेल कंसिडरेशन कहला दी जाएगी। सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द परचेज कॉस्ट, यानी कोआ क्या होगी, जितने की आपने परचेज करी। इन केस एसेट बिकम द ओनर थ्रू फॉलोइंग मीन्स, लेकिन आपने एसेट खरीदी नहीं है, आप एसेट के ओनर इन सारे तरीके से बने हो। क्या तरीकों से? पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, यानी कि आपकी एक पुश्तैनी हवेली, एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जिसका ओनर कौन था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनर थी। अब उसमें बंटवारा हो गया तो आपको एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला और आप उस हिस्से के ओनर हो। अब आप ओनर बन गए, अब आपने वो हिस्सा बेच दिया, तो अब आपने बेचा है तो आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, लेकिन आपने ये परचेज तो की नहीं, क्योंकि आपको तो एचयूएफ से मिली है। तो ऐसे में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? इन दीज केसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट फॉर विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड। प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड यानी कि आपका इस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर कौन था? एचयूएफ। तो एचयूएफ ने जितने की खरीदी थी हम वही मान लेंगे कि आपने भी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही है। सपोज आपको प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा मिला और एचयूएफ ने वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी थी, तो आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया फिर? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1/4 यानी 25 लाख। उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दूंगा ना मैं। सेकंड, अंडर अ गिफ्ट और विल, आपको वसीयत में मिली, वसीयत में आपको आपके दादाजी से एक फ्लैट मिल गया, ठीक, यानी कि दादाजी की वसीयत में था कि भाई गुड़गांव की सोना रोड पे ये 3 BHK फ्लैट मेरे पोते या मेरी पोती को दे दिया जाए। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं, तो ये फ्लैट आपको मिल गया, ठीक है जी। अब आपने फ्लैट अपने पास रखा हुआ है। 18-19 में आते ही आपको एक बढ़िया डील मिली और आपने ये फ्लैट बेच दिया। फ्लैट बेचा, फ्लैट एक प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट है, बेच दिया, ट्रांसफर हो गया, यानी कैपिटल गेन बन गया। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे ऊपर लिखा जाएगा सेल कंसिडरेशन, यानी जितने का आपने बेचा, उसके बाद माइनस किया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पता लगाऊंगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर पता लगाने के बाद पता चल गया कि ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म पे मुझे उस कॉस्ट को इंडेक्स्ड करना होगा, और फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मुझे कॉस्ट पता होनी चाहिए। वो कॉस्ट क्या होगी? वो फ्लैट की कॉस्ट वही कॉस्ट होगी जो आपके दादाजी ने, यानी कि प्रीवियस ओनर ने परचेज करी थी। आपके दादाजी ने भी परचेज ही करी होगी। अगर आप कहो कि नहीं सर दादाजी ने भी परचेज नहीं करी थी, उनको भी उनके दादाजी से वसीयत में मिली थी, तो भाई उनके दादाजी ने तो परचेज करी ही होगी। जिसने भी परचेज करी थी वही प्रीवियस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ले ली जाएगी। इनहेरिटेंस, आपको इनहेरिटेंस में मिला, यानी दादा को पिता से, पिता को पुत्र को, यानी अब पुत्र ओनर बन गया। अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई? वही कॉस्ट जो फादर ने करी थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन, एक कंपनी की लिक्विडेशन हो रही है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो बीइंग अ शेयर होल्डर कंपनी की एक एसेट आपको मिल गई। अब आप उस एसेट को बेच रहे हो, तो कंपनी ने जितने की खरीदी थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी।
ऑन कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू HUF। इसको मैं अभी डिटेल में अभी बताऊंगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मींस कोई एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजर ऑल्टरेशन इनकर्ड टू एसेट, कोई incurred by previous owner shall also be considered। यानी कि आपके प्रीवियस ओनर ने अगर कोई करी है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आपके फादर साहब ने एक एसेट परचेज करी, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, अब फादर साहब ने वो प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, आपने सेकंड फ्लोर बनाया, अब आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो अब कैपिटल गेन आपके नाम पे होगा क्योंकि ओनर आप हो। सेल कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो फादर ने परचेज करी थी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फादर ने जो फर्स्ट फ्लोर बनाया था वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस की जाएगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेकंड, जो आपने सेकंड फ्लोर बनाया था वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी माइनस की जाएगी। ठीक। In case assessee become the owner of asset through means of listed above। कौन से means? ये वाले means, यानी आपको एसेट गिफ्ट के थ्रू, पार्टीशन के थ्रू, यानी वसीयत में आपने खरीदी नहीं है, आपको मिली है, तो ऐसे में इन दैट केस परचेज ईयर फॉर इंडेक्सेशन, यानी जो हम इंडेक्सेशन करते वक्त डिनोमिनेटर में इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर लिखते हैं ना, तो परचेज तो आपने की नहीं, आपको तो मुफ्त में मिली है, तो ऐसे में कौन से साल का इंडेक्स लेंगे? इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर शैल बी द ईयर इन विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि वो वाले साल का इंडेक्स ले लिया जाएगा जिस साल प्रीवियस ओनर ने खरीदा था। ठीक, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद 9th हमने पढ़ लिया। 10th कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर शैल बी टेकन एंड निल, यानी आपकी एसेट बोनस शेयर है, आपने बोनस शेयर बेचे हैं अगर, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा निल होती है क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, आपने कुछ खरीदा नहीं होता उनमें, तो इसीलिए उसकी कॉस्ट भी निल होगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई इन केस ऑफ गुडविल, राइट टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड एनी प्रोडक्ट शैल बी निल ऑलवेज, यानी गुडविल आपकी एसेट है, राइट टू प्रोड्यूस या राइट टू मैन्युफैक्चर आपकी एसेट है, उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल ली जाएगी। कोई बिफोर 1 अप्रैल 2001 शैल नॉट बी कंसीडर्ड, इसको अंडरलाइन कर लो, यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर कोई है, यानी कोई इंप्रूवमेंट है, उसको नहीं लेना, उसको कंसीडर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त नहीं करेंगे। 13th नो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि सीए, एडवोकेट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी गुडविल पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता। सवाल आया है गुडविल तो ओवर द इयर्स इंप्रूव होती रहती है, तो उसका क्या होगा? देखो लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि अगर तो किसी प्रोफेशनल की गुडविल है तो वो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ही नहीं, कोई कैपिटल गेन बनता ही नहीं, सीधा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया।
क्यों नहीं बनता? माफ कर रखा है यार। मतलब एक डिग्री लेके रखनी चाहिए, काम की है, यस, एक प्रोफेशन की। प्रोफेशनल की गुडविल बड़ी मेहनत से बनती है। अच्छा। खून पसीना एक करना पड़ता है तब उसकी गुडविल बनती है। नहीं, नकली भी मिल जाती है आजकल तो। हैं? कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, एक डॉक्टर हो गया, एक सीए हो गया, उसका नाम तभी होता है जब उसको कई सालों जूते घिसने पड़ते हैं, खूब मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी कैपिटल गेन सरकार ने छोड़ दी। लेकिन इनके अलावा अगर किसी की गुडविल कैलकुलेट हो रही है तो वो ओवर द ईयर्स ही कैलकुलेट होगी। सपोज नितेश सर की बात करते हैं, नितेश सर की गुडविल अब हो चुकी है, बट वो तो प्रोफेशनल्स में आ गए। लेकिन नितेश सर के सामने वाला एक समोसे बेचने वाला है, सपोज उसके समोसे बड़े फेमस है, इतने फेमस मजा आ गया, अब उसकी गुडविल बन चुकी है। एक नया बंदा आया, उसने कहा कि तू मुझे अपना नाम बेच दे। ठीक है भाई, उसने अपना नाम बेच दिया। कितने का बेचा? 20 लाख रुपए का, यानी अपनी 20 लाख रुपए की गुडविल बेच दी। तो सेल कंसिडरेशन हो गई 20 लाख, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या उसने ये गुडविल कहीं और से पीछे से खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अगर नहीं खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी निल, यानी 20 लाख का 20 लाख ये कैपिटल गेन बन जाएगा। गुडविल की कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं काउंट कर सकते आप, वो ओवर द ईयर खून पसीने से ही बना करती है। तो इसलिए अगर तो पीछे से खरीदी है तब तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा। अगर पीछे से भी नहीं खरीदी, आपने ही बनाई है, तो अगर तो आप प्रोफेशनल हो तो कॉस्ट तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, और अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो भैया गुडविल के ऊपर कैपिटल गेन बनेगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जितनी थ्योरेटिकल बात बताई है उस पर क्लैरिटी आ जाए। पेज नंबर 51, उसका इलस्ट्रेशन। सॉल्यूशन मत देखना, पहले करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर एक्स परचेज्ड वन हाउस ऑन 1 जुलाई 2002 फॉर ₹3,50,000. He constructed its first floor on 1 अक्टूबर 2011 by incurring 4 लाख। उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया 4 लाख रुपए लगा के। सेकंड फ्लोर बनाया 1 अक्टूबर 2012 को 6 लाख रुपए उस पे लगाए। थर्ड फ्लोर बनाया 1 अक्टूबर 2014 को 7 लाख उस पे बनाए, कोठी बना ली। फाइनली सोल्ड दी बिल्डिंग, 1 जनवरी 2018 को पूरी कोठी बेच दी फॉर ₹1,20,00,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस आए हैं 2% ऑफ द सेल प्राइस। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 18-19। असेसमेंट ईयर 18-19 का मतलब है प्रीवियस ईयर 17-18। तो सबसे ऊपर मैं हेडिंग लूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर AY 18-19, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। क्योंकि मैं सबसे पहले कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करूंगा कि कितने कैपिटल गेन होंगे मेरे। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा? चेक करना क्या माचिस और बॉम्ब आए हैं क्वेश्चन में या नहीं। कशिश बताओ, माचिस क्या थी? प्रॉपर्टी। माचिस थी मेरी कैपिटल एसेट। क्या प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है? बिल्डिंग है, आता है। आता है, यानी माचिस आ गई। अंकित, बॉम्ब क्या था? अंकित, अंकित सिंह, लगता है अंकित सिंह सो गया है।
तो लक्ष्य बताएगा। सर जो सेल हुआ है वो, यानी कि ट्रांसफर, और ट्रांसफर में उसकी डेफिनेशन में सेल आता है। तो भैया माचिस भी है, बॉम्ब भी है, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो चलो कैलकुलेट करें। सबसे पहले क्या लिखता था मैं? सेल कंसिडरेशन। कितना है? 1,20,00,000। उसके बाद लेस होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 2% ऑफ सेल प्राइस, यानी 1,20,00,000 का 2%, ये हो जाएगा 2,40,000। 1,17,60,000 ये हो गया मेरा नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से मैं लेस करता हूं, या तो कोआ लेस करूंगा या इकोआ करूंगा। कैसे पता चले मुझे कि मुझे कोआ लेस करना है या इकोआ लेस करना है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। हार्दिक पांड्या म्यूट पे चला गया। यस सर। बताओ कैसे पता चले कि कोआ करेंगे सर या अगर लॉन्ग करेंगे? हाँ बोल बोल हेलो बोल बोल, सुन रहे हैं। सर, लॉन्ग टर्म होगा तो वो करेंगे इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, और शॉर्ट टर्म होगा तो हुआ करेंगे। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म होगा तो इकोआ करेंगे। मुझे कैसे पता चलता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म है? यानी मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी होगी। करण, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? हेलो हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है जसकरण? सर, 24 मंथ से ऊपर होगी तो लॉन्ग टर्म में आ गया ना। 24 मंथ से ऊपर होगी तो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक देखूं? देख लो जन सा मन होगा तो। यानी डेट ऑफ परचेज हाँ जी, लेके डेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर। तो डेट ऑफ परचेज कितनी है? 1 जुलाई 2002। और हाँ जी। ट्रांसफर कब किया है? 1 अक्टूबर 2018। अरे बाप रे, ये तो 24 महीने नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। यानी कि 24 महीने से ज्यादा हो गया तो मेरा लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो मैं करूंगा इकोआ। कोआ। इंडेक्स कैसे करते थे? इंडेक्स का फॉर्मूला कॉस्ट इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, यानी कि 18। कौन सा ट्रांसफर ईयर है मेरा? 17-18 है प्रीवियस ईयर। एक कब करा है मैंने? सॉरी, 1 जनवरी है भाई, 1 जनवरी 1 जनवरी 18। तो 1 जनवरी 18 को ट्रांसफर करिए, यानी कि ये कौन सा साल है? 17-18 का। और डिनोमिनेटर में इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर। तो ये हो गया, कितने की खरीदी थी? 3,50,000 रुपए की इंटू 17-18 का इंडेक्स मुझे देख के बताओ। 272। 272। और परचेज ईयर का इंडेक्स 105। 105। तो ये कैलकुलेट करके बाहर आ जाएगा 9,06,667। ठीक है। अब उसके बाद उसने कुछ इंप्रूवमेंट भी करी थी, वो भी माइनस होगी और उसकी भी इकोई होगी, यानी कि उसको भी इंडेक्स किया जाएगा। सबसे पहली इंप्रूवमेंट कितनी थी? सबसे पहली इंप्रूवमेंट उसने करी 4 लाख। 4 लाख रुपए की, और वो करी कौन से डे में? 1 अक्टूबर 2011। ये कौन सा साल है? 11-12 का।
यानी कि 4 लाख इंटू ट्रांसफर ईयर यानी कि 17-18 का इंडेक्स 272 अपॉन में 11-12 184 का इंडेक्स, और 11-12 का इंडेक्स कितना है? 184 184 ये तो हो गई इम्प्रूवमेंट 1। उसके बाद उसने सेकंड फ्लोर भी बनाया है। सेकंड फ्लोर कितने का बनाया है उसने? 6 लाख। ऊपर तो 272 ही आएगा। डिनोमिनेटर में लक्ष्य क्या आएगा? सर 11-12 वाला 184 हाँ, सेकंड फ्लोर 1 अक्टूबर 2012 को बना है। ये कौन सा साल है? 11-12 नहीं, 12-13 12-13 हो गया ना ये। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर सॉरी तो 12-13 का फिर कितना है? 200। 200 थर्ड उसने क्या किया है? थर्ड फ्लोर बनाया 7 लाख रुपए। जसकरण, हाँ जी सर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सर वो मेरे सामने बुक नहीं है। अच्छा, बुक नहीं है क्या? ना ना। तो चल, कौन से साल का आएगा ये बता दे। कौन से साल का इंडेक्स आना चाहिए? 17-18 का। कौन से साल में किया है भाई? थर्ड फ्लोर कौन से साल में बनाया है? नहीं नहीं, 14-15 का, 14-15 का आएगा। 14-15 का। और 14-15 का इंडेक्स है 240। तो मैं इन सब की वैल्यू सामने रख देता हूं। ये आएगी 591,305। ये आएगी 816। ये आएगी 7,93,3। सर 305 आएगी, 304 आएगी। तो कोई गल नहीं यार, 5 ले ले। राउंड ऑफ में दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी, और कोई खर्चा करा उसने? नहीं करा है। तो भैया ये मेरा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना? ये हो गया 16 लाख, नहीं सर, 86,52,695। यहां तक किसको समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया है? यस सर। सर आनंद की अनुभूति हो गई। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन 2 पे। इसका आंसर मैंने दिया है सिर्फ, लेकिन मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप यहां पर खुद करें। जसकरण, बुक कहां है तेरी? सर दूसरे रूम में। दूसरे रूम में है तो बाइक उठा और जल्दी से लेके आ। सर वो नीचे जाना पड़ेगा सर, मैं ऊपर बैठा हूँ अभी नीचे। अच्छा, गेस्ट क्वेश्चन है आ वो। रहा है तेरे को? हाँ जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप रेजिडेंशियल हाउस का निकालेंगे। गोल्ड और लैंड का मैं बताऊंगा, पहले आप रेजिडेंशियल हाउस का निकालो कैपिटल गेन। डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2016। कॉस्ट प्राइस है 7 लाख। इंप्रूवमेंट करी 3 लाख, और इंप्रूवमेंट का ईयर 16-17। बेचा 1 जनवरी 2018 और सेल कंसिडरेशन 15 लाख। सेम इसी पैटर्न में करना जैसे मैंने किया है। सबसे पहले पता लगाना है कि वो एसेट है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है। फिर पता लगाना है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो इक्वा करो, शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ कॉस्ट और इंप्रूवमेंट की कॉस्ट माइनस होगी। फटाफट करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं।
हो गया सर। हो गया? ये बुलंद आवाज किसकी थी? हार्दिक। अच्छा, बाकियों को भी करने दो। सर हो गया। सबसे पहले मुझे ये बताएगा, कौन बताएगा, ये कौन बताएगी? कशिश, ये एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है सर। शॉर्ट टर्म है। तो सेल कंसिडरेशन में से मैं उसकी कॉस्ट को इंडेक्स करूंगा माइनस करते वक्त या नहीं? सीओए माइनस करोगे ना सर? सीधा सीओए माइनस करेंगे, यानी 15 लाख की सेल कंसिडरेशन माइनस सीओए, और सीओए है मेरा 7 लाख, माइनस सीओआई यानी 3 लाख, तो 5 लाख का मेरा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वेरी इजी, कुछ नहीं करना था। अब हम आते हैं लैंड पे। लैंड को उसने खरीदा 1 अप्रैल 2000 को, यानी कि 1/2001/2 जहां से मेरी इंडेक्सेशन शुरू होती है, ये उससे पहले का केस है। तो ऐसे में मेरे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं कॉस्ट प्राइस ले लूं या मैं फेयर मार्केट वैल्यू ले लूं 1 अप्रैल 2001 को। मेरे इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,50,000 और कॉस्ट है 5 लाख। तो मैं कितनी लूंगा? 5,50,000 ही लूंगा ना। फिर इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक की होगी? डेट ऑफ परचेज यानी कि 1 अप्रैल 2000 से लेके डेट ऑफ सेल 1 जनवरी 2018 तक। लॉन्ग टर्म है, इंडेक्सेशन करेंगे। इंडेक्सेशन करने के लिए कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000 लूंगा, इनटू सेल ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स यानी कि 17-18 का, अपॉन में कौन से साल का इंडेक्स लूंगा? फर्स्ट ईयर का, यानी कि 2001-2 का 100। इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट भी करी है इसने 1 लाख। इंप्रूवमेंट किस साल करी है? इंप्रूवमेंट करी है 2000-2001 में, यानी कि बिफोर 1 अप्रैल 2001। इस इंप्रूवमेंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। पेज नंबर 50 पे पॉइंट नंबर 12 कि 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब आप ये क्वेश्चन करिए, लैंड भी और गोल्ड भी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जिससे नहीं होगा मुझे बता, पर ट्राई करो। हो गया सर। दोनों लैंड और गोल्ड? हाँ जी, दोनों। चलो शांति बनाए रखे, बाकियों को भी करने दे। ठीक है।
हमें हमेशा फेयर वैल्यू लेनी होती है। जो ज्यादा हो हमें वो लेनी चाहिए, क्योंकि फायदा हमेशा उसी में ही है। फायदा जो ज्यादा वैल्यू होगी वो लेंगे। ज्यादा वैल्यू से तो कैपिटल गेन ज्यादा आएगा ना। नहीं, कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो कैपिटल गेन कम होगा। नहीं मतलब 5,50,000 है फेयर मार्केट वैल्यू और 5 लाख आपकी कॉस्ट है, तो अगर हम 5,50,000 रुपए लेते हैं तो उससे हमारा कैपिटल गेन ज्यादा आएगा ना। अरे नहीं भाई, सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट को माइनस करता हूं ना मैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ हो गया सर। पक्का हो रहा है अभी? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो पेन डाउन करके बैठा हुआ है कि समझ नहीं आया? नहीं, चलो करो। लैंड का इक्वा मेरे को सबसे पहले बताओ, और वो लैंड का इक्वा बताएगा कौन? बताएगा कौन? लक्ष्य। सर 16,04,000। इक्वा वैल्यू नहीं टोटल वैल्यू बताइए मैंने लास्ट की। नहीं, टोटल वैल्यू मतलब समझा नहीं मैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ सिर्फ। अच्छा 1496,000। 1496,000। क्या सभी इस वैल्यू से सहमत है या किसी की अलग यस सर। राय है? यस सर। यस सर। सबकी है। जसकरण तेरी यस आगे? सर। हाँ ओके, जी सर। चल फिर जसकरण इकोई बता। लैंड की। 10। उसकी इंप्रूवमेंट हुई है 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो उसकी इंप्रूवमेंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो गोल्ड का इकोआ बताओ कशिश। 8,16,000।
क्या सभी बच्चे इस अमाउंट से सहमत हैं? Yes, sir. Yes, sir. किसी का Yes, आंसर नहीं आया? नहीं। अमीशा, गोल्ड का इकोई अमीशा चैट के थ्रू बताइए। चलो राधिका आप बताओ गोल्ड का इकोई। सर वही है 8,16,000. अरे इकोआ सॉरी इकोई नहीं होगा. इकोई नहीं है? नहीं लेंगे सर उसे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 1999 to 2000 है. यस, तो आंसर हो गया फिर मेरा 17,04,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये हो जाएगा कितना आ रहा है? सर सेल कंसिडरेशन गोल्ड का 30 lakhs है, 32 नहीं. ओह सॉरी आ रहा है ये क्या? तो कितना आ रहा है फिर कैपिटल गेन? 21,84,000. ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां तक सबको समझ आ गया? यस सर. बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी. चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अब हमारी मुलाकात होगी कब? वेडनेसडे को, सेम टाइम सेम। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, खुदा हाफिज। बाय सर. बाय बाय।